नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबे समय के बाद आया है। बहुत समय के बाद ये वीडियो आया है, लेकिन इस वीडियो में आपके लिए एक और नई और बहुत ही बड़ी वैकेंसी के अपडेट के साथ इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको बता दूं, इंडियन पोस्ट यानी कि भारतीय डाक सेवा, जो आपका इंडियन पोस्ट सर्विसेज होते हैं, जैसे कि आपको अगर एनवलप पहुंचाने होते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको कोई भी चीज़ें इधर से उधर एक से दूसरे राज्य में पहुंचानी होती है, या फिर आपके भारत के अंदर अंदर ही आप एक जगह से दूसरे जगह पर कभी भी कुछ भी पोस्ट करते हैं, तो आपको इंडियन पोस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली अगर आप उसको गवर्नमेंट के जरिए करा रहे हैं, हालांकि प्राइवेट भी बहुत सारे इसमें जो है होते हैं ये सेम सर्विस देने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडियन डाक सेवक की, यानी कि अगर मैं बात करूं इंडियन पोस्ट की, तो यहाँ पर क्या है, आपके लिए 12,000 से ज़्यादा जॉब निकाले गए हैं। यानी कि सेम यहाँ पर एक डाक सेवक की जो पोस्ट है उसके अंदर अलग अलग तरह के कामों पर, अलग अलग तरह की पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर रहेगी। यानी कि अगर आप इसके लिए, अगर आप एजुकेशन वाइज, जैसे कि आपको पता होगा कोई कोई जॉब होती है 10वीं पास, कोई होती है 12वीं पास, कोई होती है कॉलेज पास, बैचलर पास, मास्टर पास के लिए, तो आपको उन्हीं में से मैं बताने वाला हूँ। ये भी एक जॉब रहेगी। आप अगर देखेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये नोटिफिकेशन इसी जॉब का है जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आपको बता दूं, 22 मई 2023 यानी कि 22 मई 2023 को इसके फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। यानी अगर आप चाहेंगे इस जॉब के लिए अप्लाई करना, तो आप आज से ही इन फॉर्म्स को भरना चालू कर सकते हैं, अप्लाई करना चालू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको बताऊं, भारतीय डाक सेवा के अंदर जो है टोटल 12,828 से भी ज़्यादा वैकेंसी हैं जो निकाली गई हैं आपके लिए। आप अगर चाहें तो इन पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको उसके पहले अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये जॉब होती किस लिए है, इस जॉब में काम क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, कहाँ कहाँ जॉब करनी पड़ती है, और साथ में क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, तो वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, तो आपको सबसे पहले आपको ये रिक्रूटमेंट वाला जो सेक्शन है इंडियन गवर्नमेंट में, जो इंडियन पोस्ट के जो वेबसाइट है उस पर जो रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन होगा, उसके अंदर आपको 22 मई से फॉर्म भरना दिखाएगा, और ये भी दिखाएगा कि 20 मई को नोटिफिकेशन इस जॉब के लिए आया है। साथ में आप देखेंगे तो इसी नोटिफिकेशन को मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे वैकेंसी है, सर्कल वाइज बता देता हूँ। सर्कल हम किसको बोलते हैं, देखिए, एक होता है डिवीजन, एक होता है सर्कल। तो डिवीजन होता है सर्कल का पार्ट, मतलब आप समझिए अगर एक स्टेट है तो स्टेट को इंडियन पोस्ट के अंदर सर्कल बोला जाता है। और जो आपका डिवीजन है, यानी कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग जगह होती है एक राज्य के अंदर, तो उसको जो है डिवीजन बोला जाता है आपके इंडियन पोस्ट के अंदर, यानी कि भारतीय डाक सेवा के अंदर। तो अब मैं इसके अंदर बात बता देता हूँ आपको। तो अगर आप देखेंगे सर्कल वाइज आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पर बताया गया तेलुगु लैंग्वेज के अंदर निकाला, तेलुगु नेम। देखिए, लैंग्वेज नेम, लैंग्वेज भी बता दी गई है साथ में कि भाई उस राज्य, उस सर्कल में कौन सी लैंग्वेज होती है, वो भी आपको बता दी गई है साफ साफ। यहाँ पे ये बता दूं, आप अगर देखेंगे तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी होती है। अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है तो, या फिर कोई ऐसी जॉब जिसमें रिजर्वेशन हो कैटेगरी के लिए, तो अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप होंगे तो आपको यहाँ पे 59 वैकेंसी दिखेंगे। आंध्र प्रदेश में अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से नहीं है, आप एक आम इंसान है, बिना किसी आम इंसान, एक दूसरे वाले सभी लोग आम इंसान होते हैं, लेकिन जो SC ST कैटेगरीज होते हैं इनको रिजर्वेशन होता है, क्योंकि वो जो होते हैं वो अत्यधिक पिछड़े जो है होते हैं। मतलब उनको जो है कोई ना कोई जो है फैमिली प्रॉब्लम रहता है, या फिर जो है उनको मनी प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से, या फिर बहुत सारे जो उनके कारण होते हैं, जो शुरू से उनकी पहले से जो है जात रही होती है, कास्ट रही होती है, जाति रही होती है, तो उस हिसाब से उन्हें वो पता लग जाती है। आप अगर SC हैं, ST हैं, OBC हैं, या इनमें से कोई से भी कैटेगरी में है, तो आप इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे कि OBC, ST, SC, EWS और बाकी सारी अलग अलग लिखी हुई है। अब मैं आपको बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर आप अगर तेलुगु वहाँ पे लैंग्वेज है, आपको बताएं तो
अनरिजर्व कैटेगरी में 59 लोगों को वैकेंसी दी जा रही है, मतलब 59 लोगों को जॉब मिलेगी वहाँ से। साथ ही आंध्र प्रदेश राज्य से, जो वीडियो आंध्र प्रदेश के लोग देख रहे हैं तो उनके लिए खासकर बता दूं तो 59 वैकेंसी है उनके लिए। ओबीसी के लिए 19 है, और एससी के लिए 13 है, और एसटी के लिए 11 है। तो इस तरीके से अभी एससी एसटी का मतलब होता है, एससी होता है आपका स्केड्यूल कास्ट, एसटी मतलब स्केड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी मतलब कि अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि पिछड़ा वर्ग, यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी। तो ये आपको पता होगा आपके हिसाब से जो भी आपका कैटेगरी होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर लिखा असम। असम के अंदर आप देखेंगे तो असम में एक तो आपका आसामी और दूसरा बंगाली, बांग्ला जिसे हम बोलते हैं, और एक असम में बोडो। ये लैंग्वेज है अलग अलग। तो इन लैंग्वेज वाइज आप देख सकते हैं, तो इस ये लैंग्वेज जिसको भी आती हो उस राज्य से, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी देखते हुए अपने कैटेगरी वाइज अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बिहार में लिखा हुआ है, बिहार में हिंदी आना। अब देखिए जो बिहार राज्य से अप्लाई करेंगे इस जॉब के लिए, उनको हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए, जो कि कम्युनिकेशन के लिए रहेगा। सेम इसी तरीके से छत्तीसगढ़ वालों को हिंदी आना चाहिए, गुजरात वालों को गुजराती आना चाहिए, हरियाणा वाले। अब देखिए ऐसा नहीं होता ना कि किसी राज्य में कोई कोई रह रहा है तो उसको वहाँ की लैंग्वेज आए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको आनी चाहिए। ये आपको सिंपल इस बात को समझना है। जैसे आप हरियाणा से अप्लाई करेंगे तो आपको हिंदी आना जरूरी है, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसी 8 है, यानी कि 8 लोगों को सिर्फ, अगर देखें तो हरियाणा में काफ़ी कम लोगों को जॉब मिल रही है, 8 लोगों को मिलेगी। लेकिन और राज्यों को भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, हर राज्य के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर झारखंड में जो है 1125 लोगों को ये जॉब मिलेगी। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी यहाँ पर 2992 लोगों को ये जॉब मिलेगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ देखना है। हालांकि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिससे कि आप आसानी से चेक कर पाए कि किस राज्य में किस कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी है, जिससे आपको पता लग जाए कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो वो आपको अप्लाई करने से पहले ही ये सब देखकर पता लग जाएगा। तो ये है टोटल। अब देखिए इस लिस्ट में जिन राज्यों का नाम नहीं है या जिन जगहों का नाम नहीं, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ उनके लिए वैकेंसी नहीं है, सिर्फ इस जगह के लोगों के लिए वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो यहाँ पर 12,828 लोगों को टोटल जॉब मिलने वाली है। ये जॉब जो है इंडियन पोस्ट के अंदर रहेगा, जो कि जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के लिए रहेगी। हम पूरे नोटिफिकेशन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। नोटिफिकेशन जैसा आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के लिए रहेगा, उसमें आप देखेंगे तो ग्रामीण डाक सेवक के लिए ऑनलाइन एंगेजमेंट स्पेशल साइकिल मई 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इनवाइट किया जा रहा है। आप अप्लाई कर सकते हैं। जीडीएस के अंदर कौन कौन आएगा? जीडीएस के अंदर एक तो होता है ब्रांच का पोस्ट मास्टर, एक आपके ब्रांच होती है उसका पोस्ट मास्टर होता है, और दूसरा आपका होता है एबीपीएम। एबीपीएम होता है, एक तो बीपीएम हो गया आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक हो गया आपका एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो कि आपका ब्रांच पोस्ट ऑफिस यानी बीओस के अंदर रहेंगे, जो कि 2023 में बताया गया है आपको। एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं भरना है, कहीं भी जाकर किसी डाक ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में जाके फॉर्म नहीं भरना है। ऑनलाइन आप इंडियन पोस्ट के वेबसाइट से इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए आपको इसके लिए अप्लाई कब से कब तक करना है, तो आप देखेंगे तो 22 मई यानी आज से लेकर आप 11 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 3 हफ्ते दिए गए हैं, और आप अगर देखेंगे तो 12 जून से लेकर 14 जून 3 दिन तक आप इन फॉर्म्स के अंदर कोई भी करेक्शन कर पाएंगे। जैसे अभी आप अप्लाई करेंगे और आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसके अंदर सुधार कर लेंगे उन दिनों के अंदर। अब मैं आपको नेक्स्ट बात बता देता हूँ, टीआरसीए स्लैब कब होगा। टीआरसीए स्लैब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्लैब मतलब आपका सैलरी डिसाइड करने का प्रोसेस होता है। अब देखिए टीआरसीए की फुल फॉर्म भी यहाँ लिखी हुई है, इन द फॉर्म ऑफ टीआरसीए यानी कि टाइम रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी अलावेंस, मतलब कि समय के साथ आपको जो है जो भी अलावेंस मिलेंगे, मतलब कि आपको नौकरी जो आप ये करेंगे इंडियन पोस्ट की, इसके साथ क्या क्या अलाउड रहेगा आपको, क्या क्या जो है यहाँ पे फायदे मिलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं, जो कि टाइम्स के हिसाब से होते हैं, टाइम रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी
कॉन्टिन्यूटी अलावेंस, मतलब कि टाइम के समय अगर आप चल रहे हैं और काम कर रहे हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं और बन जाते हैं इस जॉब को लेने के बाद, तो आपको 12,000 से लेके 29,380 रुपये तक जो है सैलरी रहेगी। ए बी पी एम में जो है 24,470 रुपये तक इसमें सैलरी रहेगी। अब आप समझ लीजिए, एबीपीएम जो है वो बीपीएम से छोटा होता है, यानी कि असिस्टेंट जो होता है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर से छोटा होता है, इस वजह से सैलरी कम है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताया तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की प्रोफाइल क्या है, काम क्या रहता है। तो डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑन ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी कि IPPB इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसा समय के साथ इंडियन पोस्ट के द्वारा बताया जाता है वो उसको फॉलो करते हुए आपका सारा काम रहेगा। आपको रोज मैनेज करना होगा ब्रांच, आपके जो ब्रांच के हिसाब से जो पोस्ट ऑफिस रहेगा वहाँ के काम को। मार्केटिंग एंड प्रोमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विसेज इन द कस्टमर सर्विसेज सेंटर CSC ऑफ द डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, ये सारे काम है आपके जो रहेंगे, जो आपके बीपीएम के बेस पर रहेंगे। इन द सिंगल हैंडेड बीओज और BPMs have the overall responsibility of smooth and timely functioning of the office including mail conveyance and mail। अब इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर के हाथ में रहता है सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो समय के साथ देखता रहे, जो भी डिलीवरी करनी है उनके जितने भी मेल आते हैं, किसी को कोई डिलीवरी करानी है तो उसके सारे मेल जो रहेंगे पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो सब बीपीएम को ही मैनेज करना है। इन द बीओज अदर देन सिंगल हैंडेड द बीपीएम्स मे बी एसिटेटेड बाय ABPM। BPM will be required to do combined duties of ABPMs as and when ordered, or in the case of non-availability of ABPM, any other work can also be assigned by superior like mail overseer, MO inspector, post IPO assistant, superintendent of post ASPO और superintendent of post offices यानी कि SPOs, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस SSPOs एक्सेट्रा। मतलब क्या है कि यहाँ पर मेनली बीपीएम को ही सारे काम संभालने हैं, यह आप समझिए। पोस्ट ऑफिस के अंदर बीपीएम जो पोस्ट होगा वो सारे काम संभालेगा, उसके बाद एबीपीएम रहेगा। अब एबीपीएम नहीं है तो एबीपीएम वाला काम भी बीपीएम संभालने वाला है, तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ में द एप्लीकेंट सिलेक्टेड है, अब देखिए जो एप्लीकेंट सिलेक्ट हो जाएगा बीपीएम के लिए विल हैव टू प्रोवाइडेड एकोमोडेशन फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस आफ्टर सिलेक्शन बट बिफोर एंगेजमेंट, मतलब अ डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट विद डिटेल्स ऑफ एकोमोडेशन इन टू बी सबमिटेड बिफोर एंगेजमेंट। द एप्लीकेंट so selected will be required to reside in post village, the village in which the BOs in functioning only. The accommodation should meet the standards as prescribed by this directorate letter number dated on एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब यहाँ पे बोला गया आपको इतना याद रखना है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं बीपीएम पोस्ट के लिए तो आपको वो सारा जो मैंने आपको काम बताया वो बीपीएम वाला रहेगा। बीपीएम आपको बता दिया गया है बीपीएम और एबीपीएम क्या होता है। अब मैं बताया तो आपको एबीपीएम की पोस्ट यानी उनका काम क्या रहेगा। एबीपीएम का काम क्या रहेगा, सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरी, कॉन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, exchange the mail with account office etc, deposit payments, other transaction of IPPB to assist BPM in postal operations in the manner as prescribed by the department from time to time। मतलब क्या है, जो सेल ऑफ स्टैम्प, जो स्टैम्प को बेचना और साथ में आपका डिलीवरी करना, जो मेल आपका आया है वो उससे रिलेटेड डिलीवरी करना, वो भी डोर स्टेप मतलब कि घर तक, वो सारा काम जो है वो एबीपीएम के हाथ में रहेगा, उन्हें वो चीज़ संभालनी है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तो आप ये सारा काम देख लेंगे, आपको जो लगेगा आपको वो मिल जाएगा, आप अगर उसके लिए सारा कुछ फुलफिल करेंगे। मेन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, रेसिडेंस में ये लिखा है एबीपीएम्स आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन द डिलीवरी जुडिक्शंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस HO
SOBO कंसर्न। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बताओ सारे पोस्ट के लिए तो ये है कि आपकी कम से कम 18 उम्र हो, 40 के बीच में हो, 18-40 के बीच में उम्र होनी चाहिए, और 11 जून 2023 को आपकी उम्र जो है वो 18 हो जानी चाहिए और 40 से कम होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन किस किस को मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए SC ST को 5 ईयर का मिल जाएगा, और EWS वालों को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर वो 40 ईयर के हो गए तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, और बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो रिलैक्सेशन की बात कर ली है मैंने। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। अब जो रिजर्वेशन लेंगे कैटेगरी में, अगर कोई चाह रहा है कि भाई किसी की 40 ईयर हो गई है और वो चाह रहा है कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करूँ, बट मेरी ईयर तो 40 हो गई है, लेकिन मैं SC कैटेगरी से हूँ, तो मेरे को 5 ईयर मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, तो उसके लिए उसको एक सर्टिफिकेट जो है सबमिट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो चीज़ आप यहाँ पे जरा ध्यान रखना। अब क्वालिफिकेशन में बताए तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे यही लिखा है कि आपका जो है 10th पास होना चाहिए, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट उसमें होने चाहिए जो कि कंपलसरी आपने पढ़े हुए हो, और वो किसी भी बोर्ड से हो सकता है, CBSE ICSE या कोई स्टेट बोर्ड, कोई सा भी हो सकता है। The applicant should have studied the local language, name of local language at least up to सेकेंडरी स्टैंडर्ड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब कि एक लोकल लैंग्वेज कैंडिडेट को आनी चाहिए, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कोई दूसरी लैंग्वेज हो जो कि लोकल लैंग्वेज आपको बताइए। जैसे मैंने आपको जब वैकेंसी दिखाई थी तब भी यहाँ दिखाया था, कहीं हिंदी था, कहीं जो है बांग्ला लैंग्वेज था। तो एक लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और उसका जो है वो सेकेंडरी लेवल तक, यानी कि आपके 10th-12th लेवल तक आनी चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन ये है कि आपको जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर आना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। रिजर्वेशंस अगर आपको पता है मैंने अभी आपको, एज में रिलैक्सेशन रहेगा, अगर आप सर्टिफिकेट फॉर्म के साथ लगा देंगे, अगर मांगा जा रहा है तो आपको रिलैक्सेशन वहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए जो डिसेबल कैंडिडेट रहेंगे, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो कोई ना कोई डिसेबिलिटी है उनके अंदर, तो उनको जैसे लोअर विजन रहा, उनको कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, या फिर कम जो है दिखाई देना, कम सुनाई देना, या फिर उनको चलने में कोई दिक्कत, या फिर कोई दूसरी डिसेबिलिटी है जो कि इधर लिस्ट के अंदर स्टेबल में दी हुई है, तो आप उस डिसेबिलिटी में आ जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट आपको बता दूँ हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई के लिए सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करने के लिए सब ऑनलाइन अप्लाई करना है वेबसाइट पर। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड रहेगा। अभी देखिए पहले आपको वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको मेन जो है इंपॉर्टेंट डिटेल्स डालने होते हैं। जैसे आपको यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये रजिस्ट्रेशन का ही पेज है, ये न्यू कैंडिडेट के लिए पेज है। यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर अपना डाल देना है, ईमेल आईडी डालना है, अपना नाम डालना है, फादर का नाम डालना है, अपनी जन्म तिथि डालनी है, आपका जेंडर डालना है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे भर देनी है। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जब आप ये भरेंगे तो आपको इतना याद रखना है कि सारी डिटेल करेक्ट डालें, क्योंकि ये डिटेल्स बाद में चेक होती है जब आपको जॉब मिलने वाली होती है। तो उससे पहले जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आप ऑफिस में जाके, पोस्ट ऑफिस में जाके अपने कागजों को चेक कराते हैं, तब ये चीज़ जरूर चेक होती है कि आपने जो फॉर्म भरते में कागज़ दिए और साथ में वहाँ जो कागज़ लेकर गए हैं वो दोनों सेम है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज है। अब ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पहले कभी पोस्ट ऑफिस में अप्लाई किया होगा किसी जॉब में, इंडियन पोस्ट में, ऑनलाइन, तो उनको क्या है, उनको सिंपल अपना रजिस्टर्ड कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर जाकर और फिर सिंपल अप्लाई करना है इस जॉब के लिए। और हालांकि ये लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे तो आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया की आपको बता देता हूँ। एप्लीकेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। सिस्टम जनरेटेड मतलब क्या है, आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा बाद में जिसमें नाम होगा कैंडिडेट का, उसके बेस पर आपको मिलेगा। मेरिट लिस्ट किसके बेस पर प्रिपेयर होगी, बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, कन्वर्जन ग्रेड ऑफ पॉइंट टू मार्क्स इन सब पैरास in secondary school of approved board aggregated to percentage to the accuracy of 4 decimal. Passing of the all the subjects as per the respective approved board norms is mandatory। मतलब आपका सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, और उससे ऊपर अगर आप 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है, लेकिन आप अगर 10वीं पास है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए। लेकिन आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी, किस कैंडिडेट को जॉब मिलेगी, तो 10th के रिजल्ट के बेस पर लिस्ट बनेगी। फॉर एप्लीकेंट वेयर देयर, जिनकी 10वीं क्लास की जो मार्कशीट है, कंटेंट द मार्क्स एज मेंशन इन द ईच सब्जेक्ट, जो कि अगर उनका किसी ग्रेड में मार्क्स लिखा है, पॉइंट्स में लिखा है, टोटल मार्क्स जो लिखे हुए हैं उनके, वो भी चेक होंगे हर सब्जेक्ट के। तो ये चीज़ लिखी हुई है।
अब मैं आगे अगर इसमें बात करूँ तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि इफ फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली ग्रेड आर मेंशन्ड इन द मार्कशीट देन फॉर दैट सब्जेक्ट ग्रेड कैन बी मेंशन्ड एंड द सेम नीड टू नॉट टू बी कन्वर्टेड टू द मार्क्स बाय द कैंडिडेट। मतलब ये है, फॉर एप्लीकेंट हैविंग ओनली ग्रेड सब्जेक्ट वाइज मार्क्स विल बी अराइव फॉर ईच सब्जेक्ट कंपल्सरी एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स बट नॉट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स बाय अप्लाइंग द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 9.5 इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब आप समझिए, अगर आपके मार्कशीट में लिखा है 10 ग्रेड पॉइंट लिखा है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उसका 9.5 रहेगा। मतलब अगर कहीं आपका ग्रेड A1 लिखा है तो उसका 10 रहेगा ग्रेड पॉइंट, A2 लिखा है तो 9 रहेगा। ये ग्रेड पॉइंट आपको बता दिए गए। तो जो भी 10वीं पास कैंडिडेट होंगे वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं इजीली। उनको बोल दिया गया है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको अंडरटेकिंग सबमिट करना पड़ेगा एक फॉर्मेट में, जो कि आगे दिया हुआ है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट जो शॉर्टलिस्ट हुए होंगे इस जॉब के लिए, बाद में मेरिट लिस्ट के बेस पर एप्लीकेंट आर एडवाइज टू विजिट। तो वो अपनी वो वेबसाइट को देखते रहे, उनको पता लग जाएगा कि कौन शॉर्टलिस्ट हुआ है कौन नहीं हुआ है। अभी तो फिलहाल फॉर्म भरने का समय है, 11 जून तक फॉर्म भरिए, उसके बाद ही ये मेरिट लिस्ट जो है प्रिपेयर करी जाएगी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। मेनली तो इतना ही है, आपको एज जानना जरूरी है, कितनी एज होनी चाहिए, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और इंडियन होना जरूरी है। अब इंडिया की जॉब के लिए अप्लाई करें तो इंडियन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, और इंडियन सिटीजनशिप के हिसाब से अगर आप अप्लाई करेंगे, अब आप भारतीय नागरिक होंगे तो आप इस जॉब को आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। 10वीं पास होना मिनिमम मांगा गया है। ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी पोजीशन फॉर डैश डिवीजन। अब देखिए, ये अंडरटेकिंग है, जिस अंडरटेकिंग की मैंने बात करी थी पीछे, तो दो चार अंडरटेकिंग है। पहली अंडरटेकिंग किस बेस पर है, जैसे आप यहाँ लिखेंगे आई सन ऑफ वट एवर, जो भी आपके फादर या फादर का नाम हो, या फिर डॉटर ऑफ, फादर का नाम यहाँ पे डाला जाएगा, मदर का नाम भी डाल सकते हैं। हेयर बाय अंडरटेक टू डिक्लेयर दैट आई विल बी एबल टू यूज माई स्मार्टफोन लैपटॉप हैंड हेल्ड डिवाइस सप्लाई बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ एंगेजमेंट। तो ये मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए अगर आप करेंगे तो उसके लिए बताना है। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, ये किसके लिए है, ये है आई एम एबल राइड बाईसाइकिल फॉर परफॉर्मिंग माई ड्यूटी। मैं मतलब आप यहाँ बताएंगे कि आप जो है ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि आप जो है आप आसानी से बाईसाइकिलिंग यानी आप साइकिल चलाना जानते हैं। तो क्योंकि इस जॉब के लिए साइकिल चलाना जो है वो आपको पड़ सकता है, जो आपको मैंने आपको ऊपर भी बताया। तो आप यहाँ डालेंगे आई, आपको अपना नाम डालना है, अपने फादर का नाम डाल देंगे यहाँ पे। हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम एबल राइड बाईसाइकिल फॉर परफॉर्मिंग माई ड्यूटी एज अ GDS BPM या फिर ABPM वाली पोस्ट के लिए। फर्दर आई ऑल्सो हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव नॉलेज ऑफ राइडिंग अ स्कूटर और मोटरसाइकिल। आपको ज्ञान है, आपको नॉलेज है कि आप जो है स्कूटर और मोटरसाइकिल चला सकते हैं, यानी कि बाइक जैसी चीज़ें चला सकते हैं, वो आपको यहाँ बता देनी। ये अंडरटेकिंग इसके लिए, ये अंडरटेकिंग इसके लिए डिक्लेयर दैट कि आई विल हैव अदर सोर्सेज ऑफ इनकम बिसाइड द TRCA and allowance to be paid by the government of support livelihood for myself and my family in the event of my engagement to the post of ग्रामीण डाक सेवक। मतलब आप यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपको जो है TRCA, मतलब जो आपको इस जॉब से बेनिफिट मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, उसके अलावा भी आपको दूसरे किसी तरीके से, मतलब दूसरी तरीके से भी आपके इनकम सोर्सेज है, मतलब आप दूसरे तरीकों से भी कमाते हैं, वो आपको इससे बताना है अंडरटेकिंग से। अब इंस्ट्रक्शन आपको सिंपल मैंने बता ही दिया है, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए होगा बस, बाकी आपको डिटेल्स अपने पता ही होते हैं, आप डाल सकते हैं। फीस यहाँ पर 100 रुपये रहेगी। यहाँ पर जो भी जनरल कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं, या फिर EWS वाले कैंडिडेट देख रहे हैं, या फिर OBC वाले, तो उनको 100 रुपीज़ पे करने हैं। SC ST कैंडिडेट होंगे तो उनको 1 भी रुपये पे नहीं कर रहे हैं, फ्रीली वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे।
फीस एक बार भरने के बाद वापस नहीं होगी, तो आप जॉब में अप्लाई करने से पहले ये बात ध्यान रखिए कि फीस भर दी उसके बाद आपको ये जॉब लेनी ही पड़ेगी, और नहीं लेंगे तो फीस तो वापस नहीं होगी, ये आपको बता दिया गया। सिलेक्शन ऑफ डिवीजन एंड एक्साइजिंग रेफरेंसेस। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें अपलोड करेंगे वो आपको बताया। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप क्या क्या जो है अपलोड करेंगे, आपको एक फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। फोटो का साइज 50 के भी रखना है, सिग्नेचर का साइज 20 के भी रखना है, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इनका साइज, और बस इतना ही अपलोड करना है आपको ऑनलाइन, और कुछ अपलोड नहीं करना है यहाँ पे। विड्रॉ एप्लीकेशन से अगर आप लेते हैं तो विड्रॉ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, फीस वापस नहीं होगी, ये बता दिया गया आपको पहले ही। विड्रॉ में ये होगा, हालांकि एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फीस वापस नहीं होगी इस फॉर्म की। अब यह एक और अंडरटेकिंग है, ये अंडरटेकिंग है, आई हेयर बाय अंडरटेक टू डिक्लेयर दैट द डिटेल्स ऑफ फर्निश्ड बाय मी, जो भी मैंने अपनी डिटेल दी, जैसे कि मैंने एज, एड्रेस, एजुकेशनल वाइज और कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं मुझे, वो सब जो भी मैंने यहाँ बताया, आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो सारी जानकारी मैंने सही दी है, और मैं इस बात का जिम्मेदार हूँ कि एनी डिटेल सबमिटेड बाय मी इज़ फाउंड टू बी फॉल्स, अगर वो गलत निकलती है आगे चल के जॉब मिलने तक, ये वाली नौकरी मिलने तक, तो मेरी जॉब कैंसिल कर दी जाए, मेरा फॉर्म कैंसिल कर दिया जाए, मेरी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाए। और ये भी बोल रहे हैं आप क्या, आई एम ऑल्सो अंडरस्टूड दैट कि आई शैल बी लेबल फॉर क्रिमिनल लीगल एक्शन, कि मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है अगर ऐसा कुछ भी मिलता है, मैंने अप्लाई करा और मैंने किसी क्रिमिनल के लेवल से अप्लाई किया, मैंने क्रिमिनल थिंकिंग से अप्लाई किया है, तो मेरे खिलाफ एक्शन भी हो, ये आप यहाँ पर बता देंगे इस अंडरटेकिंग में। तो अंडरटेकिंग होती हैं लेकिन अलग अलग चीज़ों के लिए होती हैं, तो वो आपको यहाँ पर बताई गई है। अंडरटेकिंग ये पूरी रहेगी। अब यहाँ पर क्या है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको एक तो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ में उन्हीं के फोटोकॉपी दो सेल्फ अटेस्टेड सेट, उनकी फोटोकॉपी के सेट ले जाने होंगे, जिसमें आपकी मार्कशीट रहेगी, आपका सर्टिफिकेट रहेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट, बर्थ का प्रूफ रहेगा, जैसे आईडी प्रूफ आप ले जा सकते हैं, 10वीं का सर्टिफिकेट ले जाएंगे वहाँ पे, और ये सारे कागज ले जाने पड़ेंगे। तो ये सब था पूरा नोटिफिकेशन, जो कि आपका भारतीय डाक सेवा यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर ये जॉब थी, जो कि काफ़ी लंबे और काफ़ी बड़े लेवल पर है। 12,828 लोगों को ये जॉब मिलने वाली है, और जॉब के लिए कोई कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। आप अगर 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये जॉब आसानी से मिल जाएगी। लेकिन इतना याद रखना है कि अगर आप बाद में कोई चीज़ आपकी पाई जाती है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, तो वहाँ पर वो जॉब कैंसिल हो जाएगी। सिंपल, कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के बेस पर यहाँ पे जॉब रहेगी, ये आपको बताया गया है। उसके हिसाब से उस रिजल्ट 10वीं के मार्क्स के बेस पर मेरिट बनेगी, मेरिट के बेस पर यहाँ पर 12,828 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा अलग अलग राज्यों से। अब यहाँ पर मैंने जो आपको वैकेंसी वाली लिस्ट दिखाई, उसमें आपको याद रखना है, यहाँ पर अगर किसी की जगह का नाम नहीं है तो वो इसको अप्लाई ना करे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिहार वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिहार भी लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो बिहार भी लिखा है। तो जिसके जगह का नाम नहीं है तो वो इसको अप्लाई ना करें, ये बात आपको याद रखनी है। हालांकि अगर आप दूसरे जगह पर जाकर कर सकते हैं काम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये था पूरा प्रोसेस, और ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, इसको आपको भरना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले। तो ये पूरा प्रोसेस है इंडियन पोस्ट ऑफिस के लिए, GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए। तो ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में, और सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में होती हैं, आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपल वहाँ से जाकर आपको फॉर्म पे अप्लाई करना होता है, बस इतना ही करते हैं आप, और आप फाइनली जॉब के लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो यही था इस वीडियो में, मिलेंगे नए वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।